हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कंचन। मैंने आपको 6 क्लास का चैप्टर पढ़ाया था, व्हेन, वेयर एंड हाउ। मैंने एक रेफरेंस बुक ली थी जिसकी राइटर है छवि गोयल, और इसकी मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने आधा चैप्टर एक्सप्लेन किया था। मैं आज कोशिश करूँगी कि आज ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और आप इसको अच्छे से पढ़ पाएँ। तो आपका ये चैप्टर मैंने आपको जब बताया था कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, राइट। और फिर उसके बाद बताया था मैंने आपको कि प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है। फिर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सोर्स बताए थे कि हिस्ट्री के क्या क्या इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। फिर इसमें मैंने क्रोनोलॉजी बताया था कि जी किस ऑर्डर में, किस सिस्टमेटिक तरीके से हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो आगे मैं आपको इसी हिस्ट्री में कुछ जो टाइम पीरियड सेट किए हुए हैं कि किस काल में क्या क्या चीज़ें हुई थी। मैंने आपको BCE और CE का भी फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में भी बताया था। तो ये कुछ हमारी टाइमलाइन दी हुई है, आपने देख रहे होंगे इस पेज पे। जैसे कि आपका ये कुछ मैंने बताया था कि आपके इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि 2000 साल पहले, यानी कि जीसा क्रिस्ट के जन्म से 2000 पहले की जो सिविलाइजेशन थी वो क्या कहलाती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं उसके बाद वैदिक पीरियड आता है। तो वैदिक पीरियड का समय काल क्या है, 1000 यानी 1000 ईयर से अगो बिफोर जीसस क्राइस्ट, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका एज ऑफ द महाजनपद, राइज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जो महाजनपद का जो समय काल आया था वो हम कहलाता है एज ऑफ महाजनपद, जिसमें किस किस का राइज हुआ था, एक जैनिज्म धर्म का राइज हुआ था और एक बुद्धिज्म धर्म का उद्गम हुआ था, राइट। फिर ऐसे धीरे धीरे कुछ मौर्य साम्राज्य आया। तो आपको देख रहे होंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो पीरियड है वो कब है, 222 BCE। इट मीन्स ईसा मसीह के जन्म से 322 साल पहले की बात है। फिर आपने पढ़ा हुआ कि अशोका के बारे में, कि अशोक एक महाराजा था, है ना, और वो सारी चीज़ें के बारे में पढ़ा होगा ना आपने। तो देखो आप इसमें अशोक का जो समय काल है वो कब है आपका, 272 BCE, 272 BCE। इट मीन्स ईसा मसीह के जन्म के 272 साल पहले। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आता है साउथ इंडिया का जो उद्गम हुआ था। तो धीरे धीरे आप लोग ये सारा डायनेस्टी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा सद्भावना डायनेस्टी आती है, मौर्य साम्राज्य आता है, फिर आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन आती है, चोला डायनेस्टी आती है। तो ये सारा कुछ आप इस चैप्टर में देख पाएंगे। तो ये सारा क्या है, एक टाइम लाइन है, किस किस पीरियड में कौन कौन सा समय काल बीता है और कैसे रिकग्नाइज करते हैं। मैंने आपको ये पहली 2 वीडियो में बता दिया है। अगर मैं आपको फिर से बताऊंगी तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि हम किस तरीके से समय काल को डिफाइन करते हैं या कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे जानते हैं, तो आप पहले के 2 वीडियो को देखें। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें समझ में आई कि BCE क्या है, CE क्या है। नेक्स्ट फैक्टर बेटा, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं आप लोग देख रहे होंगे, द इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि जो भी हमारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स हुए हैं, जो वर्णात्मक हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या कौन से घटक है, यानी कि जो हमारा समय के, आपने देखा हो ना, जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। जलवायु के परिवर्तन होने के साथ साथ ही चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं। तो जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जियोग्राफिकल, कि हमारा जो क्लाइमेट है किस तरीके से चेंज हुआ है, जो फीचर्स वगैरह हैं कैसे चेंज हुए हैं, और फिर किस तरीके से कल्चर चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में बात करेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि मैं आपको थोड़ा सा एक मैप के ज़रिए कुछ चीज़ बता देना चाहती हूँ। हालांकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी कि एक छोटा सा मैं इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके से हमारा प्यारा भारत है, और ये इस तरीके से ऐसे ये पेंसिल कुछ इस तरीके से जाके और इस तरीके से आपका ये भारत आता है। इसमें हम देखते हैं कि आपको इधर साइड में है, हम ये ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं, फिर इधर को हम वेस्ट,
एंड ऊपर हमारा नॉर्थ, राइट, और नीचे की साइड में हमारा साउथ, करेक्ट। तो ऐसा कुछ आता है, और बीच में हमारा जो है ये सेंटर पार्ट है, ये इंडिया का क्या है, सेंटर पार्ट है, क्योंकि ये हमारी जो बॉडी है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, राइट, यहाँ पर अरेबियन सी है। तो ये सारा आपने देखा होगा कि ये जो हमारा जो ये पेन के आकार का जो पूरा एरिया है तीनों साइड से कवर है, किसके, ओशियन से कवर है। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी वेस्ट साइड में, और नीचे आपका पैसिफिक ओशियन है, हिंद महासागर है। तो जो भी साइड हमारी 3 साइड से कवर होती है उसको हम पेनिनसुला रिवर कहते हैं, पेनिनसुला क्षेत्र कहते हैं। और ये बाकी का जो ऊपर है हमारा ये मेनलैंड है, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साइड में हमारा पूरा मेनलैंड है। तो ये सारा बेटा, ये सारा कुछ ये मैंने थोड़ा डायरेक्शन में समझाया है, क्योंकि ये जोग्राफिकल फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होना चाहिए कि किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, और किस क्षेत्र को हम पेनिनसुला क्षेत्र कहते हैं, तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप थोड़ा इस मैप को थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये ठीक नहीं है, मैं जानती हूँ, अच्छे से ड्राइंग नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा समझने के लिए जो पेन है वो इसी तरीके से हाईलाइट हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आप इसमें जानेंगे कि बेटा जो हमारा आपका जो मैंने आपका जो क्षेत्र समझाए, जो इंडिया का थोड़ा बहुत जो क्षेत्र समझाया है वो किस तरीके से, जो सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है मैंने बताया था, वो बीच का जो पार्ट है उसे सेंट्रल कंट्रीज़ बोलते हैं। फिर नॉर्थ साइड का जो पार्ट है उसे नॉर्थर्न कंट्रीज़ बोलेंगे, साउथ का जो है साउथ कंट्रीज़ बोलेंगे, राइट बेटा। तो ये सारी डिफरेंट आपका जो साइट है उसी तरीके से डिफरेंट पीपल की डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ही उनका ट्रेडिशन है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि जब हमारा अलग अलग डायरेक्शन में जिस तरीके से जलवायु होती है वैसे ही लोग उन तरीके से रहना स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न पार्ट और का नॉर्थर्न एरिया, यानी जो नॉर्थ साइड का जो बिलो एरिया मैंने बताया था ऊपर अपना इंडिया बना के, कि जो आपका ये जो भारत बनाया था थोड़ा, है ना, ये इस तरीके से कुछ, और ये ऐसे थोड़ा पुअर है ड्राइंग, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारा जो ये जो हमारा जो ये वाला जो क्षेत्र है आपका जो नॉर्थ है बेटा, इधर नॉर्थ का साइड का ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यानी यहाँ पे ज़्यादा भूमि उपजाऊ होती है। और जो यहाँ भूमि उपजाऊ होती है तो इसी वजह से ये सारा कुछ क्या है, ये हमारा जो एरिया है वो ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, राइट, फर्टाइल प्लेन है। फिर उसके आपको देखा होगा कि ईस्ट साइड में हमारे हिमालय रेंज है, क्या है बेटा, हिमालय रेंज है। फिर उसके आपका जो विंध्या माउंटेन रिवर्स हैं, आपकी जो विंध्या माउंटेन्स हैं, या वो किधर साइड में, साउथर्न पेनिनसुला रिवर, मैंने आपको समझाया था ना अपना, ये इस वाले क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी रेंज है, विंध्या रेंज है, राइट बेटा, ये विंध्या माउंटेन है। और आपका जो ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में जो था वो वहाँ क्या था, माउंटेन रेंज थे, कौन से थे बेटा, माउंटेन रेंज थे, राइट। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। थोड़ा इंडिया मैप देखना, फिर उसके बारे में आपको ये समझ जाएंगे आप। यू कैन परचेज अ जोग्राफिकल मैप एंड यू कैन सी दैट मैप ईस्ट साइड हैव अ माउंटेन रेंज एंड साउदर्न साइड हैव अ विंध्या रेंज, राइट, यू कैन सी ऑन मैप। तो आप ये सारी चीज़ें मैप में देख पाएंगे। आई नाउ मेरे पास अभी मैप की पीपीटी नहीं है, वरना मैं आपको उसमें शो करा देती, लेकिन आप इसके ज़रिए कुछ समझ सकते हैं कौन सा एरिया आपका फर्टाइल है, किस एरिया में माउंटेन है और किस साइड में, ये सारी चीज़ें आपको होती हैं। अगर हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट लाइन में जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है बेटा, कौन सी माउंटेन रेंज है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, वो गंगा रिवर के पास से होकर निकलती है, और उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उत्तर पथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उत्तर पथ कहते हैं। और इसी तरीके से गुजरात साइड में, गुजरात की साइड में वेस्ट डायरेक्शन में, जो गुजरात साइड में जो आपका, और पाटलिपुत्र, गुजरात किधर है, वेस्ट में, पाटलिपुत्र किधर है, ईस्ट में। तो जो गुजरात और पाटलिपुत्र की जो रेंज है, वो रेंज के बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम बेटा उत्तर पथ कहेंगे। फिर आपका बेटा जो
आपका गुजरात के जो बीच वाला जो क्षेत्र आता है उसको हम दक्षिणापथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दक्षिणापथ भी कहते हैं। इसी के साथ साथ बेटा आप समझ पाएंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी ये सोर्स जो हमें मिली हैं, जोग्राफिकल फैक्टर जो मिले हैं हिस्ट्री के जरिए, उसी से हम पता कर पाते हैं। इसमें जब जब क्योंकि पहले लोग रहते थे, लोग खाते थे पीते थे, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड भी होता होगा, है ना, कुछ लोगों की सेनाएं वगैरह भी होती होंगी। तो इसी तरीके से माइग्रेंट्स, मोनार्च एंड मिलिट्री, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो मोनार्च लोग होते थे, जो शासक होते थे, वो मिलिट्री होती थी, जो लीडर्स होते थे, जो उनको हेल्ड कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को, स्पिरिचुअल लीडर्स, आध्यात्मिक गुरु वगैरह जो जो होते हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे धीरे धीरे ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई और वहाँ पे उन सारी चीज़ों का एंड हो गया। आपने सुना होगा हिंदू से, आपने एक मूवी भी देखी होगी, कुछ मोहनजोदड़ो, अभी कुछ मूवी आई थी, आप देख सकते हो उसमें, कि जो उस मूवी में है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। और उसमें आपने देखा होगा कि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं, जैसे वहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, तो उसकी वजह से जो पूरी सिविलाइजेशन थी पूरी डिसबैलेंस हो गई। डिसबैलेंस होने की वजह से वो पूरी सिविलाइजेशन एक दिन ख़त्म भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, हमारी जलवायु इफ़ेक्ट होती है, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं और एक दिन उनका एंड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर में पढ़ी हैं। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब बेटा जो हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर पढ़े उसमें टाइमलाइन पढ़ लिया कि मोहनजोदड़ो में क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब हुआ। आप ये जो चार्ट है ना, आप इसको अच्छे से रीड कर रहे हैं और इसको, ये वाले जो चार्ट है, ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से रीड करो और रीड करके आप पता कर पाएंगे कि ये किस तरीके से क्या क्या करता है और ये सारा कुछ, ठीक है ना। तो इसको रीड करेंगे तो आपको इस जान पाएंगे कि, और मैंने अभी बताया कि आपको किस किस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें होती थी। फिर कुछ और भी सोर्स होंगे हमारे पास, कुछ और भी एविडेंस होंगे जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। कुछ हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो ये पुरातत्व वगैरह जो फाइंड आउट करते हैं बेटा, हिस्टोरियंस जो ये चीज़ें खोजते हैं, जब सारा कुछ जो पास्ट है, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, जो एविडेंस प्रोवाइड कराती हैं हमें, उन्हीं से हमें नॉलेज गैदर होती है। तो ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। कुछ हमारे जो हिस्टोरियन सोर्स है उसमें से कुछ सोर्स ऐसे भी हैं जो कि एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। ये थोड़ा आपका ये धुंधली आ रही है स्लाइड, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। जो सोर्स हिस्टोरियन जो सोर्स दिए हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स दिए हैं और कुछ लिटरेरी सोर्स दिए हैं। बेटा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपका इंस्क्रिप्शंस एंड माउंटेन्स, कॉइन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स। इंस्क्रिप्शन यानी कि जो शिलालेख वगैरह, आपने सुना होगा कि अशोक वगैरह ने शिलालेख बनवाए थे, यानी कोई किसी ने एक पिलर खड़ा करवा दिया और उसने अपने बारे में अपनी तारीफ़ लिखवा दी, अपने शासनकाल के बारे में लिखवा दिया, उसने अपनी अच्छाइयाँ बता दी, है ना। अब कोई बुराइयाँ तो लिखवाएगा नहीं, किसी जिस राजा का पीरियड चल रहा होगा वो अपनी बुराइयाँ तो बताएगा नहीं, जाहिर सी बात है, अच्छाइयाँ बताएगा। तो जो अशोक वगैरह के जो पिलर्स हमें मिलते हैं वो किस में आते हैं? शिलालेख, इंस्क्रिप्शन में आते हैं। मॉन्यूमेंट्स, जो आपने ताजमहल है, ताजमहल क्या है? एक मॉन्यूमेंट्स है, राइट। जो बिल्डिंग्स हैं, ये सारी जो बिल्डिंग्स वगैरह आप देखते हैं मुगल काल की, जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये सारी बेटा, तो ये जितनी भी रेड फोर्ट है, ताजमहल है, ये सारे क्या है? मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना। तो ये सारे, इन्होंने भी तो मुगल शासक पीरियड में ये मॉन्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ था, बहुत ज़्यादा ये सारे बने थे, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ उस पर लिखा हुआ है, कुछ अपने शासनकाल के बारे में कि उन्होंने कौन सा कर लगाया, वो किस तरीके से शासन करते थे, उनके शासनकाल में क्या क्या होता था। कॉइन्स, भाई जिस राजा का पीरियड होता है वो अपने अपने कॉइन्स चेंज करवाता रहता है। अभी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसने अचानक से देखो 1000 रुपये का नोट चेंज करा दिया कि नहीं, 2000 में कन्वर्ट कर दिया, कितनी सारी करेंसी चेंज हो गई। यूँ है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि अपने पापा मम्मी या दादा दादी से कि कांग्रेस टाइम में भी करेंसी चेंज हुई थी। तो ये सारा क्या है? चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। उसी टाइम पे अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते थे, जैसे कुछ लोग सिल्वर कॉइन्स बना रहे हैं, कुछ लोग गोल्ड कॉइन बना रहे हैं, कुछ लोग कॉपर बना रहे हैं। तो ये सारे कॉइन्स जब बनवाएंगे तो अपनी छाप छोड़ेंगे। जैसे अभी इंडिया में अभी देखो 10 के नोट पे, 2000 के नोट पे देखो या किसी पे भी देखो, तो कुछ हमें कहीं पर मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, कहीं पर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, कहीं देखते हैं कि हम गांधी जी की फ़ोटो छपी हुई है। तो ये सारा कुछ करवाया कि नहीं सरकार ने, जिसकी सरकार उसी का डंका बाजेगा, है ना।
तो वही वही काल ऐसा ही हुआ था हिस्ट्री के टाइम पे, यानी पास्ट टाइम पे। तो जो कॉइन्स बनवाए थे तो उन राजाओं ने भी अपनी तारीफ या अपनी मोहर लगवा दी, अपना नाम लिखवा दिया, जिससे लोग उन्हें पहचाने, उनकी रेस्पेक्ट करें। लेकिन बेटा कॉइन्स छपाने से कुछ नहीं होता, जो काम होता है ना तो काम से रेस्पेक्ट होती है। तो हम सभी जानते हैं कि भाई मुगल काल में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के शासन काल में क्या होता, भले कितने भी कॉइन्स छपा लो, हाँ, बट हमें इनसे ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। भाई ये कॉइन्स है, मान लो हमें ये कॉइन्स मिले, कुछ हमारे जैसे सिमिलर कॉइन्स कुछ मिले हमें इजिप्ट में, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो इससे हमें पता चलता है कि पुराने के लोग भी ट्रेड किया करते थे, जो हमारे फोर फादर्स वगैरह थे वो लोग ट्रेड करते थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उस टाइम पे ट्रेड होता था, क्योंकि हमें कॉइन्स के जरिए पता चलता है कि उनके कॉइन्स हमारे हैं और हमारे कॉइन्स उनके पास हैं। अदर ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट्स, इट मीन्स जैसे कुछ पॉटर वगैरह है ना, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ घड़े मिले हैं, खुदाई में ये सारी चीज़ें मिलती हैं बेटा। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, उन्हीं से हमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि ये सारा कुछ एविडेंस जो हमें प्राप्त होते हैं खुदाई से, तो जो हमारे आर्कोलॉजी फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, जो इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स, these are included in archaeological factors, right? Now we are studying about literary source. लिटरेरी सोर्स भी बेटा दो चीज़ों में डिवाइड है। एक तो है आपका रिलीजियस लिटरेरी सोर्स और एक है आपका सेकुलर टेक्स्ट। रिलीजियस यानी कि जो धार्मिक चीज़ें होती थी, मैंने आपको बताया था ना कि जैनिज्म का उद्गम हुआ था 600 BCE, बिफोर एज ऑफ महाजनपदास, राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो उस दौरान कुछ रिलीजियस लिटरेचर लिखा गया, यानी कि भाई बीच में मैंने बोला था मिडिल पार्ट में लोग एविडेंस जो मिलता है हमें वो रिटन में मिलता है। तो उस दौरान हमें जो रिलीजियस लिटरेचर मिलता है तो किन के बारे में जानने को मिलता है, बुद्धिस्ट के बारे में, जैनिज्म के बारे में, यानी जो नए नए धर्म आए हैं, नई नई चीज़ों का जो धर्म उद्गम हुआ है, दीन इलाही जैसे अकबर ने चलाया था अपना धर्म, है ना, तो मुस्लिम धर्म के बारे में। तो ये सारे लिटरेरी सोर्स हैं। अभी कैसे सोर्स है, लेकिन लिटरेरी है, लिटरेचर है, लेकिन ये किस टाइप का लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक लिटरेचर है, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके बारे में मिलता है। सेक्युलर बेटा, सेक्युलर वो होता है यानी धर्मनिरपेक्ष, यानी उसमें किसी भी जात का, किसी भी धर्म का वर्णन नहीं है, बस एक ह्यूमन का वर्णन है, लोगों की काम काजों के बारे में वर्णन है, लेकिन कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है ये सारी चीज़ें, तो है ना। तो ये सारा को ये देखो, रिलीजियस क्या है, जो धर्म से रिलेटेड है, सेकुलर क्या है कि जो मानवता से रिलेटेड है लेकिन किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, बट दीज आर इंक्लूडेड इन रिटन वे। ये सारा कुछ है लेकिन रिटन वे में है। आर्कोलॉजी भी था रिटन में, बट ये किस पर था, मॉन्यूमेंट्स पे, इंस्क्रिप्शन पे, कॉइन्स पे। बट लिटरेचर में जो किताबें वगैरह होती हैं वो क्या है, तुम्हारा लिटरेचर में आता है। नेक्स्ट, ये थोड़ी धुंधली सी स्लाइड हो गई है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये आपका जो आ रहा है ना, लिटरेरी से टेक्स्ट कंपोज्ड इन अननोन स्क्रिप्ट्स। अब बेटा ऐसा तो नहीं है कि सारे इंडियंस ने जितना भी लिटरेचर लिखा है सारा इंडियंस ने लिखा हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कुछ विदेशी यात्री आए थे, या फिर हर्षवर्धन के टाइम पर ह्वेनसांग आया था, चीनी यात्री। तो ये सारे ट्रैवलर जो होते थे उन्होंने अपनी यात्राएं जो लिखते थे कि भाई हम इंडिया में गए और हमने ना इंडिया में ऐसा शासनकाल देखा, वहाँ के राजा इस तरीके से रहते हैं, वहाँ की जनता इस तरीके से रहती है, वहाँ का व्यापार किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें वो लोग अपने ट्रैवल लॉग में लिखते हैं। ट्रैवल लॉग, अ बुक ऑफ रिटन बाय अ ट्रैवलर हु आर विजिट अदर कंट्रीज एंड अदर सिटीज़, राइट। तो जो ट्रैवलर होते हैं वो अदर सिटीज़ एंड कंट्रीज़ में विजिट करते हैं, एंड आफ्टर विजिटिंग दे आर रिटेन इन देयर ट्रैवल लॉग। तो ये सारा कुछ अपने ट्रैवल लॉग में लिखते हैं, और उससे फिर उसे हम कहते हैं कि जो लिटरेरी सोर्स है वो हमारा अननोन भी है। कुछ लिटरेरी सोर्स तो लिखा है कि भाई जैसे आपने सुना है ना कि इंडिका बुक है, वो मैगस्थनीज ने लिखा है। क्या मैगस्थनीज इंडियन था? नहीं था, वो एक ग्रीक यात्री था। मैगस्थनीज एक ग्रीक यात्री था, बट उसने इंडिया के बारे में लिखा है। ऐसे कुछ और भी आए होंगे उस टाइम पर जब ये चंद्रगुप्त मौर्य या नंद का शासन चल रहा था, या इंडस सिविलाइजेशन की बात हो रही थी, बट उन्होंने अपने नाम नहीं लिखा है, अपना लिटरेरी सोर्स में उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। लेकिन वो लोग बताते, उनसे पता चलता है कि हमारे इंडिया का या विदेश में फॉरेनर का क्या ट्रेड था,
किस तरीके से वो लोग रहते थे, उनकी सिविलाइजेशन क्या थी, लेकिन इनका हमारा अननोन है वो, क्योंकि हमें उसके बारे में राइट नहीं पता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आर्कोलॉजिकल सोर्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज कि आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, शिलालेख। भाई किसी ने अपना स्तंभ बनवा दिया, एक पिलर खड़ा कर दिया, है ना। मान लो किसी चट्टान है, चट्टान पे लिखवा दिया, भाई चट्टान का लिखा हुआ तो मिटेगा तो है नहीं। कोई लंबी सी वॉल बनवा दी, और फिर उस पर किसी राजा ने लंबी सी वॉल बनवा दी, दीवार बनवा दी, उस पर अपना नाम लिखवा दिया। फोर्ट है, मान लो रेड फोर्ट है हमारे इंडिया में। अब आप रेड फोर्ट अगर विजिट करने गए हो कभी, तो आपने देखा होगा कि उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ वहाँ कुछ ऐसे पत्थर हैं, कुछ ऐसी रॉक्स हैं जो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उर्दू में, फारसी में, जिस भी लैंग्वेज में। अब वो क्या लिखा होगा, उन्हीं के लोगों के बारे में लिखा है जिस भी राजा ने बनवाया है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं। मॉन्यूमेंट्स मैं बता ही चुकी हूँ आपको, मॉन्यूमेंट्स क्या है, जो भी जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो आपका ताजमहल है ना, या लाल किला है, ये सारी चीज़ें क्या है आपका मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी क्या है, रिलीजियस बिलीव्स हैं, भाई धर्म के लोगों ने बनवाई हैं। कुछ ऐसे फेमस मंदिर वगैरह भी हैं जो मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। तो ये सारे अलग अलग, जिस तरीके से राजा चेंज होते गए, उन्होंने अपने अपने मॉन्यूमेंट्स दिखा दिए। अब मॉन्यूमेंट्स सच एज स्टेप्स टेल अस अ लॉट अबाउट द कंडीशन ऑफ द टाइम्स व्हेन दे वर बिल्ड। जिस तरीके से टाइम चेंज होता गया है बेटा, जिस तरीके से टाइम बिल्ड होता गया है, जैसे टाइम बढ़ता गया है, वैसी वैसी कंडीशन चेंज होती गई है और मॉन्यूमेंट्स भी चेंज होते गए। तो ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है मॉन्यूमेंट्स के बारे में, राइट। और आपका ये कॉइन्स के बारे में भी मैंने बता दिया है कि किस तरीके से राजा लोग अपने राजकाल में कॉइन्स चेंज कराते थे और अपना ये सारा कुछ अपना नाम डलवा देते थे अपनी फेमस के लिए। और तो बेटा इस तरीके से हमारे जो हम इंस्क्रिप्शन वगैरह की जो स्टडी करते हैं ना, उसको एपिग्राफी कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से कुछ जेन्युइन फैक्ट है, तो यू कैन रीड अबाउट दिस, बट आई हैव ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म इन दिस पैराग्राफ। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, यू कैन सी, यू कैन हियर अबाउट दिस। तो ऐसे कुछ जो कॉइन्स वगैरह मैंने बताए थे, कुछ गोल्ड में, कुछ कॉपर में, तो ये सारे कुछ कॉइन्स हैं और सारे इशूड कराते थे कौन, किंग लोग इशूड कराते थे। किस लिए कि भाई लोग उनके बारे में जा रहे हैं, उनका शासन काल है तो भाई उन्हीं का चलेगा। ऐसे कुछ अदर ऑब्जेक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स, इसमें आपको मैंने बताया था कुछ पॉटरी वगैरह आते हैं, कुछ टूल्स आते हैं, है ना। और एग्जीबिशन बेटा जैसे खुदाई, एग्जीबिशन क्या होता है, खुदाई के दौरान, है ना, पॉटरी वगैरह आती है, सारी कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं। भाई खुदाई की है तो किसी ने देखा है कि भाई दीवार तो बनी है, उस पर लिखा नहीं है, जैसे मान लो कोई हॉर्स का चित्र छपा हुआ है तो ये क्या है, एक पेंटिंग है। या मान लो लाइन का चित्र छपा हुआ है, या फिर किसी भी आपने देखा हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सींग का गैड़ा भी मिला है हमें, एक डायनासोर्स मिला है वन सींग वाला। तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की में इस तरीके से भी उस टाइम पे भी ये डायनासोर्स होते थे। तो ये सारी चीज़ हमें मिलती हैं। लिटरेरी सोर्स भी मैंने बताया था आपको, लिटरेरी सोर्स भी आपका दो टाइप का था, रिलीजियस एंड सेकुलर। तो ये मैंने बता दिया आपको, है ना। यू कैन, अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा पॉज करके थोड़ा बैक लेकर आप इसको सुन सकते हैं। बेटा इसी में कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बता दूँ मैं आपको, जो मनुस्क्रिप्ट्स है, मनुस्क्रिप्ट्स में भी कुछ कंटेंट प्राप्त है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमारे पास्ट के बारे में, जो हमारे सोशल कस्टम होते थे, हमारे रीति रिवाज होते थे, या जो हमारी संस्थाएं इंस्टीट्यूशन होते थे, या जो किस तरीके से क्लासेस चलती थी। पहले लोग वैदिक पीरियड में किस तरीके से स्कूल होते थे। अब है ना, आपने सुना होगा कि पहले लोग स्कूल उसमें भेज देते थे गुरुजी के पास और घर में नहीं रखते थे अपने बच्चों को। जब बच्चे सारे पढ़ लिख कर घर वापस आ जाते थे, फिर उनके बाद उनकी शादी होती थी, फिर उसके बाद उनको राजा बनाया जाता था। तो ये सारा कुछ मनुस्क्रिप्ट में हमें प्रोवाइड होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। कुछ मनुस्क्रिप्ट में हमें कुछ नदियाँ वगैरह के बारे में भी जानने को मिलता है। ऐसे कुछ और टेक्स्ट भी हैं, कुछ हमारा कुछ ऐसी बुक्स हैं उसमें हमारा इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। आपने सुना होगा कि चाणक्य वगैरह हुए, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया है कि जो हमारा प्रशासन है वो किस तरीके से होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पतंजलि हुए, उन्होंने आपको साइंटिफिक फैक्टर के बारे में बताया है कि मेडिसिन वगैरह के बारे में बताया है ना। जो और आपका ये सारा कुछ डेवलपमेंट जो जैसे जैसे होता है, ऐसे कुछ बुक्स लिखी हुई हैं। मैंने आपको बताया था रिलीजियस एंड सेकुलर बुक्स जो लिखी हुई, रिसोर्स मिला है। तो कुछ बुक्स संस्कृत भाषा में लिखी हैं बेटा, जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादातर पढ़ते हैं ना चीज़ों को, इसी तरीके से उस टाइम पे जो बुक्स लिखी जाती थी संस्कृत पाली में लिखी जाती थी, तमिल में लिखी जाती थी।
तो ये सारा कुछ हमें लिटरेचर सोर्स मिलता है और हम उनसे अपनी जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन है उनसे जान पाते हैं। ओके, फिर आपका बेटा नेक्स्ट आता है आपका, फिर ऐसे कुछ बुक्स हैं आपका, जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी आपको बताया था मैंने कि कौटिल्य के बारे में, है ना। कौटिल्य का नाम ही बेटा विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त को ही हम चाणक्य कहते हैं, यानी इनके 3 नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एंड चाणक्य। इन्होंने बेटा अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र एक ऐसी बुक है जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है ना। और तो फिर आपका ये हमें गीता, महाभारत आपने सारा सुना होगा, ये भी एक लिटरेचर सोर्स है ना। तो ये सारा चीज़ों के बारे में बनता है, जो पुराण है, कुछ जातक कथाएं हैं बेटा जो बुद्धिस्ट और जैनिज्म के बारे में कुछ बताती हैं। इस तरीके से मैंने अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। कौटिल्य का नाम दूसरा क्या है आपका? चंद्रगुप्त। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त, और इनको चाणक्य भी कहते हैं। ये बेटा चंद्रगुप्त के शासनकाल में गुरु थे। फिर ऐसे ही एक राइटर हुए हैं विशाखा दत्त, उन्होंने एक मुद्र राक्षस नाम की पुस्तक लिखी है। और उसी टाइम पर एक कालिदास राइटर होते थे, पोइट थे, जो कि बहुत बड़े पोइट थे। कालिदास को आप शेक्सपियर भी कहते हैं, जैसे विदेशों में आपने शेक्सपियर नाम सुना होगा ना, तो कालिदास को हमारे इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है, इतने महान पोइट थे। फिर आपका बेटा आपका कुछ और भी है, जैसे बाण भट्ट है। बाण भट्ट की जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? हर्षचरिता। हर्षचरिता में बेटा जो हर्षवर्धन के टाइम में जो शासनकाल हुआ था उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। तो ये सारी जो झलकियाँ, ग्लिम्स क्या होती हैं? झलकियाँ, यानी कि जो सारी चीज़ें हमें बताती हैं, किसके बारे में बताती हैं? अपने पास्ट के बारे में बताती हैं कि भाई किस राजा के काल में किस किस तरीके से शासनकाल हुए हैं। तो हम कैसे जान पाएंगे? इन बुक्स के जरिए, लिटरेरी सोर्स के जरिए जान सकते हैं। और जिन चीज़ों के बारे में हमें लिटरेचर सोर्स नहीं मिलता है या लिटरेसी सोर्स नहीं मिलता है, उनको हम इंस्क्रिप्शन के बारे से जानते हैं, आर्कोलॉजिकल फैक्टर्स से जानते हैं। ऐसी कुछ पुस्तक के नाम है, जैसे कलन है। कलन एक राइटर है, उन्होंने क्या लिखा है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी रिवर ऑफ किंग्स, यानी कि जो राजा, नदियों के राजा, यानी जो नदियों के आसपास के जो राजा वगैरह थे उनके बारे में, राजतरंगिणी के बारे में कुछ लिखा है, कुछ फैक्टर्स लिखे हैं। फिर बेटा इंडिजीनियस एंड फॉरेनर सोर्सेज। अब भाई हम हिस्ट्री के बारे में ऐसा तो नहीं है कि एक ही चीज़ से हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। कुछ इंडिजीनियस यानी कुछ भारतीय राइटर ने कुछ भारत के बारे में लिखा है। फिर फॉरेनर सोर्सेज, मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैगस्थनीज नाम का एक एम्बेसडर था, राजदूत था, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और इंडिका में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जितना भी प्रशासन काल उस दौरान जिस तरीके से कल्चर था, उनका जो रहन सहन था, वो सारी व्यवस्थाएं उन्होंने इंडिका बुक में लिखी हुई हैं। किसने? मैगस्थनीज ने। मैगजीन कहाँ का था? ग्रीक का। किसके काल में एम्बेसडर था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ये इन फॉरेनर सोर्स है कि नहीं? ये भाई फॉरेनर था व्यक्ति, उसने हमें फॉरेनर ये कुछ हमें इंडिजीनियस भी मिलते हैं, कुछ फॉरेनर मिलते हैं। इसी तरीके से आपने पेरिप्लस ऑफ एरी ब्रेन, ये कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नाम थोड़ा धुंधला सा आ रहा है। ये भी एक पुस्तक का नाम है, ये किसी राइटर ने लिखी हुई है, लेकिन इसका राइटर नेम है नहीं है। इसी तरीके से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी एक पुस्तक का नाम बेटा, जो कि किसने लिखा है? टोलेमी ने लिखा है। ये इसका हमारे जो एंशियंट टाइम में जो ग्रीक के लोग कुछ आए थे, तो उनके बारे में बताता है कि उस दौरान कौन कौन आया था, किस तरीके से शासनकाल हुआ था, राइट। फिर इस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें, मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन के काल में एक चाइनीज़ ट्रेवलर आया था, फियान हिसांग, है ना, हुएनसेंग आया था, और हुएनसेंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में लिखा था। फिर आइंसिंग who visit India in different period, these accounts are collective called foreigner literature। अभी सारे जो हाइंसेंग आया था हर्षवर्धन के चरित्र में, अभी ट्रेवल लॉग मिली है, यानी जो उसने ट्रेवल के दौरान जो लिखा है कि हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था, अब वो क्या है? हमारा फॉरेनर लिटरेचर है भाई। वो विदेश ने, मैगजीन्स तो इंडिया में आके लिखा था, तो हमारा इंडिजीनियस लिटरेचर हो गया। फिर जो फॉरेनर लिटरेचर आकर यहाँ घूमकर फिर बाहर जाके और अपने देश में जाकर और फिर इंडिया के बारे में लिखते हैं, तो क्या हमारा
फॉरेनर लिटरेचर कहलाता है। तो ये सारा कुछ समझ में आया बेटा। मैंने कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। आप अगर चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं फ्रॉम योर बुक्स। ओके बेटा। फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग है आपका लिटरेरी सोर्स विद अननोन स्क्रिप्ट। अच्छा बेटा, इसमें आपका कुछ ऐसी लिटरेरी सोर्स मिली है, कुछ ऐसे सैम्बल्स, कुछ ऐसे राइटिंग लिखे गए हैं, लेकिन जो कि हमें अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं कि इसमें लिखा क्या है। जैसे कि हड़प्पा संस्कृति के दौरान, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उस दौरान कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे, कुछ शिलालेख लिखे हुए थे, या कुछ कह लो दीवार पे उन लोगों ने कुछ लिखा है, कुछ चित्र बनाए। लेकिन कुछ चीज़ें तो पढ़ ली है हमारे हिस्टोरियन ने और आर्कोलॉजिस्ट ने, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई है आज तक कि वो है क्या। तो ये सारा कुछ आप इस चैप्टर में देख सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है बेटा आपको इस चैप्टर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करके और आपको बताने की ये आपको अच्छे से समझ में आया। आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना। फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की, ये आज आपका ये चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ ये आज फिनिश हो गया है। और कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो रीबैक करके आपको अच्छे से सुनना, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको इसमें 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आप मुझे इनके नाम बताएंगे। हु रोट अर्थशास्त्र एंड हु रोट इंडिका। ये 2 क्वेश्चन के नाम, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है और इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसमें से इसी वीडियो से समझाकर और मैंने आपसे पूछे। ओके बेटा, बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा।